हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिरारा एकेडमी। देखिए, आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है कि आज मैं यहाँ पर क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूँ। ये आपका न्यू सेशन दैट इज 2024-25 के रिलेटेड वीडियोस हैं। इन वीडियोस में मैं ऑफ कोर्स यही ट्राई करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज दे सकूं, ताकि आप कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर बड़े आराम से दे सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है उसका नाम है नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट्स। अच्छा, एक बार मैं आपको बता दूं कि मैं जब ये टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँगा तो ऑफ कोर्स मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ सके और अपने अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लें। लेकिन अगर आप इसको बहुत जल्दी देखना चाहते हो तो आप आराम से जो इसकी स्पीड है वो 1.25x कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी से आपका ये जो लेक्चर है कवर हो जाएगा। देखिए, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताता जाऊंगा, जो आपकी हेल्प करेगा आने वाले वीडियोस या आने वाले टॉपिक्स के अंदर कंसेप्ट्स को समझने के लिए। तो इसलिए मैं आराम आराम से आपको ये बातें बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बेस्ट है, बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो का, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए जल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग पहले ये समझ लें कि मेजरमेंट होता क्या है। देखिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चले तो हम कहते हैं कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। किसके बीच में कंपैरिजन होता है? हमारे गिवन फिजिकल क्वांटिटी का और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, जिनका नेचर एग्जैक्टली सेम हो। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए कि मैं आपको एक पेंसिल देता हूं और मैं आपको कहूं कि आप एक काम करिए यार, इसकी जो लेंथ है वो मुझे मेजर करके दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप ऑफ कोर्स एक स्केल का इस्तेमाल करेंगे और उस स्केल की हेल्प से आप क्या करने वाले हो? आप इसकी लेंथ को मेजर करने वाले हो। तो इस केस में आप इस पेंसिल का क्या मेजर करोगे? वो है आपका लेंथ। और लेंथ अपने आप में क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें जो लेंथ है वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पता है या आप ये मानते हो कि ये जो स्केल के अंदर लेंथ दी गई है ये एज ए हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे, और जब मुझे किसी की भी मेजरमेंट करनी होगी तो इस स्केल की रेफरेंस लेकर मैं आराम से बता सकता हूं कि मेरे उस ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिनकी सेम नेचर हो। अब सेम नेचर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप एक लेंथ मेजर करना चाहते हो तो ऑब्वियस आप एक स्केल का इस्तेमाल करेंगे जो कि लेंथ मेजर करने में आपकी हेल्प करेगा। आप ऐसा तो नहीं है कि इसकी जगह पे कोई आप मास के लिए जो वेट होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। तो सेम नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट का नाम देते हैं। आपके लिए मैं एक और बढ़िया एग्जांपल लेके आया हूं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक कारपेंटर है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक पीस ऑफ वुड मैं यहां से काटना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं? हम इस इंची टेप का यहां पर इस्तेमाल करते हैं, इस टेप का इस्तेमाल करते हैं। इसको वैसे हम मेजरिंग टेप कहते हैं। तो इस मेजर टेप की हेल्प से, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मुझे 5 इंच का एक वुडन ब्लॉक काटना है, तो मैं इसकी मेजरमेंट लेके यहां से इसको कट कर दूंगा, तो मुझे पक्का श्योर है कि यहां जो मैं लेंथ काटूंगा वो एग्जैक्टली 5 इंच की होगी। तो मेरे सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने का इतना मतलब है कि जब आप किसी चीज की मेजरमेंट करते हो तो बेसिकली आप उसका कंपैरिजन करते हो एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, और उसके हिसाब से आप अपना काम करते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एज अ मेजरमेंट कहते हैं। तो अब जो सेकंड वर्ड यहां पे यूज होता है वो है आपका यूनिट। तो चलिए मैं पहले आपको यूनिट की डेफिनेशन दिखा दूं।
तो यूनिट कहते हैं कि यूनिट हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। मैं इसके बारे में आपको और डिटेल बताऊंगा, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। कहते हैं विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वालिटी ऑफ द सेम नेचर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूं। जैसे मान लीजिए कि हम सब्जी मंडी जाते हैं और सब्जी मंडी में जाकर हम जैसे सब्जियों को बिना मेजर किए तो लेते नहीं है। तो अगर मान लीजिए इस कंडीशन में, मान लो मुझे यहाँ पे एक कैरेट है, उस कैरेट को मैंने मेजर करना और मुझे 2.5 किलो मतलब कैरेट चाहिए, 2.5 kg मुझे कैरेट चाहिए। तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप कुछ अमाउंट ऑफ कैरेट को सिलेक्ट करके आप इस वेइंग मशीन के ऊपर रख देंगे। अब इस वेइंग मशीन के सामने रखा जाता है आपका एक स्टैंडर्ड वेट। अब ये जो स्टैंडर्ड वेट है ये फिक्स होता है। जैसे कि मुझे पता है कि अगर ये 2.5 किलो मुझे करना है तो 1 kg का वेट का इस्तेमाल मतलब मास का इस्तेमाल करूंगा, या तो 2 kg के मास का इस्तेमाल करूंगा और साथ में 500 ग्राम के मास का मैं इस्तेमाल करूंगा। बट मैं आपको यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि जो वर्ड यहां पे यूज कर रहा हूं केजी, वो जो केजी टर्म है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करती है कि आप मास का इस्तेमाल करने वाले हो और उसी के मल्टीपल की फॉर्म में आप बाकी चीजें मेजर करते हो। जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, वो कौन से शॉपकीपर? क्लॉथ वाले शॉपकीपर के पास। तो आपने कहा कि मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। अब वो 3 मीटर का कोई स्केल थोड़ा ना लेके आएगा, उसके पास 1 मीटर वाला स्केल होता है और उसी के 3 टाइम्स लेंथ करके आपको कपड़ा काट के दे देता है। तो पहली बात यह कि यहां पे जब हम कपड़े की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम मास थोड़ा ना यूज करेंगे। यहां पे क्या यूज किया जाएगा? यहां पर आपका लेंथ यूज किया जाएगा। तो वो दोनों सेम नेचर का हुआ। अगर आप किसी के मास को मेजर करना चाहते हो तो एज ए स्टैंडर्ड आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? आप 1 kg का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप लेंथ मेजर करना चाहते हो तो किसका इस्तेमाल कर रहे हो? तो आप 1 मीटर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहां पे 1 मीटर 1 kg का जो 1 है वो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। और जब आप किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस कंडीशन में कितने टाइम्स वो आपका मीटर उसमें प्रेजेंट है वो हमारा एक यूनिट डिफाइन करता है। जैसे कि एक यूनिट को मैंने कह दिया कि आगे से जब कभी भी हम किसी के लेंथ को मेजर करेंगे तो मैंने कह दिया यार मैंने 1 मीटर लेंथ ले लेना है। ठीक है, 1 मीटर क्या है? मेरा स्टैंडर्ड लेंथ है। अब मुझे किसी को भी मेजर करना है तो उसी के मल्टीपल की फॉर्म में मैं मेजर करूंगा। तो यहां पे 1 kg क्या हो जाएगा? आपका यूनिट हो जाएगा। और जितने आपको लेंथ ज्यादा चाहिए या कम चाहिए इन रेफरेंस टू द 1 मीटर आप आराम से काटकर उसका यूज कर सकते हो। जैसे 1/2 मीटर अगर चाहिए तो उस पूरे स्टैंडर्ड का आधा आप लेकर उसको कट करके अपना यूज कर लीजिए। अगर 2 मीटर चाहिए तो उसी स्टैंडर्ड का आप डबल ले लीजिए तो आपको आपका 2 मीटर जो कपड़ा है वो मिल जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? हम अपना यूनिट कहते हैं। और यही चीज हम दोबारा एक बार फिर से रीड करते हैं। कहते हैं यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ये वेरी नहीं करेगा। मतलब 1 kg जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं वो मेरा एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। और बाकी अगर किसी और क्वांटिटी को मेजर करना है या उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करना है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिखा हुआ है विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स मतलब कितने टाइम्स उसमें वो सिंगल यूनिट प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं 3 मीटर कपड़ा काटूंगा तो 3 बार 1-1 मीटर का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ अ मीटर हो जाएगा आपका। तो देखिए इसी को क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखिए अब हमें बात करनी है चॉइस ऑफ यूनिट के बारे में। देखिए चॉइस ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि जब हम कोई यूनिट को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट की तरह ट्रीट करने वाले हैं तो उसके अंदर कुछ खूबी होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक एक करके हम वो स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं कि इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। कन्वीनियंट साइज का मतलब होता है कि जिसको हम आसानी से कई जगहों पे इस्तेमाल कर सके। जिसके लिए जैसे मान लो अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ के लिए जो मीटर वर्ड है ना, जो मीटर एज अ यूनिट है ना, वो हमारा एक कन्वीनियंट साइज है, क्योंकि ज्यादातर हम मेजरमेंट्स जो है मीटर में दे सकते हैं। अगर इससे बड़े यूनिट की बात करें तो हमारा किलोमीटर आ जाता है और 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर्स होते हैं। उससे बड़ा अगर मुझे यूनिट चाहिए तो जैसे मान लो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करो, जैसे कि अगर मुझे सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस अगर मैं उसकी बात करूंगा तो उसके लिए तो मीटर भी कामयाब नहीं है और किलोमीटर भी कामयाब नहीं है, तो उसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं।
तो सबसे पहले बात है कि हम एक ऐसे यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए, जिसको हम आसानी से और कई बार मेजरमेंट में ला सकें, जिसको एज ए स्टैंडर्ड लेके हम काफी मेजरमेंट्स कर सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्विटी। विदाउट एम्बिग्विटी का मतलब होता है बिना किसी कंफ्यूजन के मैं उस यूनिट का आराम से इस्तेमाल कर सकूं। जैसे कि आज की डेट में अगर मुझे लेंथ को मेजर करनी है तो हम मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मीटर है, जैसे वर्ड दिमाग में आएगा मीटर, तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब मुझे लेंथ मेजर करनी है। अब मीटर सुन के आप ये तो नहीं कहोगे कि मुझे मास मेजर करना है या टाइम मेजर करना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो मीटर एक ऐसा पर्टिकुलर यूनिट है हमारा जिसको बिना किसी कंफ्यूजन के जब भी मुझे किसी की लेंथ मेजर करनी है तो वहां पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह आता है द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। सो रिप्रोड्यूसिबल का मतलब होता है एक ऐसा हमारा यूनिट होना चाहिए जिसको मैं बार बार यूज कर सकूं बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे कि यार मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक मीटर को हमने अपना एक स्टैंडर्ड यूनिट माना हुआ है। आज अगर मान लीजिए मुझे किलोमीटर मेजर करना है तो वो 1000 मीटर के बराबर होता है, तो मतलब मैं मीटर को यहां पर भी यूज कर सकता हूं। अगर मान लीजिए मुझे सेंटीमीटर कैलकुलेट करना है तो 1/100th ऑफ ए मीटर को मैं सेंटीमीटर कहता हूं। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये मीटर एक ऐसा यूनिट है जिसको हम बिना किसी प्रॉब्लम के बार बार यूज कर सकते हैं, कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट ये आता है कि द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए यार मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो फोर्स के केस में हमारे पास दो तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब है वो यूनिट्स जो जिसके ऊपर स्पेस और टाइम का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। मतलब अगर मान लो किसी चीज की मेजरमेंट अगर मैं ले रहा हूं अर्थ पे, और वही चीज की मेजरमेंट अगर मैं स्पेस में मान लो मून में जाके लूं, तो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। उसके यूनिट में मान लो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट वैसे का वैसा ही यूज होगा। तो यहां पर हम न्यूटन और डाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डाइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी फोर्स का एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट, जिसमें हम किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो यूनिट्स हैं ये एक्चुअलिटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती हैं। और आप भी जानते हैं कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं अर्थ से मून में ले जाता हूं तो मून में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 1/6 टाइम हो जाती है। क्योंकि 1/6 टाइम हो जाती है और ये जो दो यूनिट्स हैं ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करते हैं, तो इनकी वैल्यूज में फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट में यूज नहीं कर सकता। इसी चलते हम न्यूटन या डाइन का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये हमेशा सेम रहना चाहिए हर जगह पे। तो आई होप ये आपको 4 डिफरेंट जो मैंने आपको बताए हैं क्राइटेरियाज, ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये था कि कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बिना किसी कंफ्यूजन के हम इसका इस्तेमाल कर सके। एक ऐसा यूनिट जिसको हम बार बार यूज कर सके, वो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और जिसमें किसी भी स्पेस और टाइम का इंपैक्ट या असर ना हो, हम वो यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं काइंड ऑफ यूनिट की। देखिए हमारे पास दो तरह के यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। देखिए फंडामेंटल यूनिट हम उन यूनिट्स को कहते हैं जो एज अ स्टैंडर्ड यूज होते हैं, जो किसी और यूनिट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते और जिन पे किसी भी चीज का असर नहीं होता। अब मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। देखिए पेरिस के अंदर एक जगह है जहां पर एक प्लैटिनम एंड इरिडियम की रॉड रखी गई है। प्लैटिनम एंड इरिडियम की रॉड रखी गई है। मैं आपको आगे जाके इसके डिटेल्स भी बताऊंगा। उस प्लैटिनम एंड इरिडियम के रॉड पर 2 मार्किंग लगा के रखी हुई है हमने, और उन 2 मार्किंग के बीच की जो लेंथ है ना वो 1 मीटर है। और इस लेंथ को एज ए स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है।
आज के डेट में जब हम कहते हैं ना कि मेरे पास एक मीटर स्केल है, तो वो मीटर स्केल की जो लेंथ है वो इसके कंपैरिजन में स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। तो यहां पर ये जो 1 मीटर है, क्योंकि इसको एज ए स्टैंडर्ड में यूज कर रहा हूं, तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप कहते हो सर देखो टेम्परेचर का इसमें इंपैक्ट पड़ सकता है कि या किसी और फैक्टर का इंपैक्ट पड़ सकता है, तो आप गलत नहीं हो। लेकिन उसी चीज को ठीक करने के लिए हम इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो मेंटेन करके रखते हैं, ताकि इसके लेंथ में कोई ज्यादा चेंज ना आए। तो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स उन यूनिट्स को कहा गया है जो अपने आप में स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जो किसी और से डिराइव होके नहीं बनी हुई, जिस पर उल्टा बाकी सारे यूनिट्स डिपेंड करते हैं, तो उनको फंडामेंटल कहा गया है। और इसके डेफिनेशन को मैं एक बार आपके साथ रीड कर लेता हूं। कहते हैं फंडामेंटल यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट, मतलब किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं होते हैं, ना ही इनमें कोई भी चेंज आता है। ठीक है, तो ये बात आपने अच्छी तरह समझनी है। जब हम फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स की बात करते हैं ना, तो एक्चुअलिटी में 3 बेसिक यूनिट्स की पहले शुरुआत हुई थी, फंडामेंटल एज शुरुआत हुई थी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लेंथ। अब लेंथ के अंदर जिस यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा मीटर होता है। दूसरा जो हमारा फंडामेंटल या बेसिक यूनिट माना गया था वो है हमारा मास, और मास के लिए हम केजी का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा एज ए स्टैंडर्ड जो हमने यूज किया, एज ए फंडामेंटल यूज किया, वो हमारा टाइम था। और टाइम के लिए जो हम एज अ यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा सेकंड होता है। सो कुल मिला के ये 3 हमारे इनिशियली बेसिक ये थे, बट आगे जाके कुल मिलाकर अब 7+2 और जाके और 2, मतलब को टोटल कितने हो गए, 9 एज अ फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी और के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि है डिराइव यूनिट्स की। नाम ही बता रहा है कि जो यूनिट्स फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको डिराइव यूनिट्स कहा गया है। और इसके ऊपर आपको स्कूल में क्वेश्चन आ सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको जरूर बताऊंगा क्या मतलब है इस चीज का। चल पहले डेफिनेशन देख ले, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहता है विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, अगर मैं आज आपको कहूं कि स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर हमने पढ़ा हुआ है ये मीटर पर सेकंड होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल बढ़िया। तो अगर मीटर पर सेकंड है तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी जो है वो लेंथ और टाइम इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इनको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, अगर मुझे यही एक्सेलरेशन का यूनिट पता करना हो, तो आप बोलेंगे कि सर वेलोसिटी अपॉन टाइम को ना, वैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी का तो आपने देख लिया मीटर पर सेकंड है, और टाइम का 1 सेकंड और आएगा, जिसकी वजह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं फोर्स के बारे में कहूं, तो आप कहेंगे सर फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है। आप गलत नहीं हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल आपने करना है, तो आपको पूरा इसको कंप्लीटली करना पड़ेगा। जैसे कि फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए मैं केजी का इस्तेमाल करूंगा और एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि मैंने ऑटोमेटिकली आपके फोर्स को अपने फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में मैंने तोड़कर लिख दिया है। जैसे कि ये केजी फंडामेंटल है, मास फंडामेंटल, मानी मीटर फंडामेंटल है, और एस जो है यहां पर ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा ढंग से समझिए कि कैसे आप इसको करेंगे, और आई होप ये आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद अब जो हमने स्टडी करना है वो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब हम करेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए आपका जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमारे पूरा एज ए इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल है, वो एसआई सिस्टम है, जो कि 1960 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास 3 ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जो हमारे ज्यादातर इस्तेमाल होते थे, जिसमें सबसे पहला जो था वो था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम ये एक फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है, ये एक फ्रेंच सिस्टम है जिसमें सी का जो बेसिकली मतलब है वो आपका होता है सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर है।
जी जो है वो आपके ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा और एस जो है वो आपके सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि लेंथ मास एंड टाइम, उस टाइम में ये तीन थे। जो दूसरा हम सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये एक ब्रिटिश सिस्टम है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। जिसमें एफ का मतलब बेटा फुट होता है, पी जो है वो आपके पाउंड को रिप्रेजेंट करता है, ये मास है, मास पाउंड्स में लिए जाते हैं। आज भी अगर आप खास तौर पे जब आप WWE मतलब रेसलिंग देखते हो तो वहां पे लिखा जाता है ना वेज 210 पाउंड्स, ऐसे बोला जाता है। तो पाउंड्स बेसिकली हमारा यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट करता है। तो एस जो है वो आपका यहां पर एज अ सेकंड ही रिप्रेजेंट करेगा। तीसरे नंबर पर हमारा आता है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश सिस्टम है वैसे मैट्रिक सिस्टम है, हाँ, लेकिन बोला जाता था MKS सिस्टम। MKS सिस्टम जिसमें M जो है ये मीटर हो गया आपका, के किलोग्राम है, किलोग्राम यूज होता है, और जो S है वो आपका यहाँ पे सेकंड जो है अगेन यूज होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये तीन हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिनका हम इस्तेमाल करते रहे हैं पहले। लेकिन ऑफ कोर्स ये थ्री डिफरेंट सिस्टम होने की वजह से इंटरनेशनली बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। द रीजन बीइंग बिकॉज अगर आज मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूं और हमारे मान लो इंडिया के अंदर हम किलोग्राम में बात करते हैं और बाहर मान लीजिए पाउंड में बात करते हैं, तो बार बार कन्वर्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एज ए स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने वाला हमें एक यूनिट चाहिए था, ताकि सारे जितने भी वर्ल्ड में जो जो भी हम मेजरमेंट करेंगे तो उन्हीं टर्म्स में हम आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। इसलिए 1960 के अंदर एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मतलब SI यूनिट के नाम पे हम जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? SI यूनिट के नाम पे हम जानते हैं। ठीक है, ये पहली बात एक मॉडिफाइड फॉर्म है, दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, ये मॉडिफाइड मैट्रिक सिस्टम का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। कुल मिला के तीन जो थे मैट्रिक में, मास, लेंथ एंड टाइम, वो तो लिए ही लिए, लेकिन उसके बावजूद जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी थी उनको ये लगा था कि इनके बावजूद भी कुछ और ऐसे यूनिट्स हैं जिनको एज ए हम स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं, जिनको एज ए फंडामेंटल यूनिट्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, उनके अलावा 2 और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं जो एक्चुअली डायमेंशनलेस हैं, बट उनके जो यूनिट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर। ठीक है, तो एक बार आपको मैं वो दिखा देता हूँ वो कौन से है बेटा। कुल मिला के ये है आपका वो पूरा SI सिस्टम, जिसमें कुल मिला के 7 कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास मास आता है, सॉरी, पहला हमारे पास लेंथ है, यूनिट मीटर है, सिंबल स्मॉल m है, मास है जिसको किलोग्राम्स इसका यूनिट है, सिंबल kg है, के स्मॉल यूज करना है। फिर टाइम है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है। लुमिनस इंटेंसिटी ये बताती है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी आपकी ट्रांसमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसमें डिटेल में जाने की जरूरत अभी नहीं है आपको। अभी ये समझ लीजिए कि ये भी एक फंडामेंटल क्वालिटी है जिसको कैंडेला से हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल c और स्मॉल d से हम उसका यूनिट लिखते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर आता है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल कहते हैं, एंड MOL के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। दो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात कर रहा था वो था आपका एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिनके यूनिट्स रेडियन एंड स्क्वायर रेडियंस हम यूज करते हैं। तो कुल मिला के ये जो आप बॉक्स के अंदर देख रहे हो ये वो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो किसी और यूनिट पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते, और इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके जो जो यूनिट समझते आए हैं आज तक, वो सभी के सभी इनके टर्म्स में डिराइव किए जा सकते हैं। तो वो बाकी सारे क्या हो गए, डिराइव्ड यूनिट्स आपके हो जाते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, राइट। देखिए इन यूनिट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स का। देखिए प्रीफिक्स जो है
इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो बड़ी मेजरमेंट है कि छोटी मेजरमेंट है। देखिए स्टैंडर्ड जो है वो हमारा क्या होता है, जैसे मान लो कि मीटर मैंने ले लिया, अब मीटर के आगे अगर मैं डेका मीटर लगा देता हूं तो डेका मीटर का मतलब होता है कि 10 टाइम्स ऑफ अ मीटर। अगर मैं हेक्टो वर्ड यूज कर लूंगा तो मतलब 100 टाइम्स ऑफ अ मीटर। अगर मैं किलोमीटर बोल देता हूं तो किलोमीटर का मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। सो मीटर में कितने टाइम्स ज्यादा, तो उसके लिए बेटा ये टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक मीटर क्या एक स्टैंडर्ड हो गया। उससे आगे अगर जाना है मेरे को तो हम डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, वैसे मैं सच बताऊं तो हम टेरा तक नॉर्मली या ये जो पेटा लिखा हुआ है वैसे मैं टेरा तक मैक्सिमम याद रखता हूं अगर मुझे याद करना भी है। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा मतलब 10⁻⁶, गीगा 10⁻⁹, वैसे भी यहीं पे भी रुक जाता है बट फिर भी चलो टेरा कर लेते हैं। टेरा हमारा 10⁻12 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले जो 3 है, किलो के बाद वाले जो टर्म्स है उसमें हमारे 3 गुना पावर में आ जाता है। जैसे 3 था, 3 2 6 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया, तो ऐसे ही 3 4 12 हो गया। तो 3 का जो मल्टीपल की फॉर्म में ही आगे बढ़ता जाता है उसके बाद। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा बट इजी है, हो जाता है। लेकिन अगर मीटर से छोटे मेजरमेंट्स अगर मैं करना चाहता हूं, अगर छोटे फिजिकल क्वांटिटीज है जो मीटर से भी छोटे जिनके मतलब लेंथ है, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनका, जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर आप क्या करेंगे, देखो डेसी मतलब होता है 10⁻⁻1, -1 होता है 1/10 ऑफ अ मीटर। सेंटी मतलब क्या होता है बेटा आपका 1/100th ऑफ ए मीटर। अगर मिलीमीटर की बात करता हूं तो मिली का मतलब होता है 1/1000 ऑफ अ मीटर। एंड माइक्रो मतलब 1/10⁻⁶ टाइम्स ऑफ अ मीटर। नैनो मतलब -9, पिको मतलब -12 और फेम्टो भी -15। तो आपने एक चीज गौर करिए कि जो स्टैंडर्ड है मेरा मीटर है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर मेरे पास एक मीटर है, सो मीटर से अगर राइट साइड जाऊंगा तो 1 2 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 इस तरह होगा। अगर लेफ्ट साइड जाऊंगा मतलब स्मॉलर यूनिट्स देखूंगा तो आएगा -1 -2 -3, उसके बाद आएगा -6 -9 -12, इस फॉर्म में वो चलता जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है यार, बस इसको सीक्वेंस याद कर लीजिए। पिको तक बहुत है, या फेम्टो अगर मैक्सिमम करना कर लो, बट आई थिंक फिर पिको तक सफिशिएंट होता है। अब इतना कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपके जो प्रीफिक्स है रिलेटेड टू यूनिट्स वो भी हमारे कवर हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये सारा जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया रिलेटेड टू द यूनिट, रिलेटेड टू द मेजरमेंट, ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली जो बात करनी थी वो इंट्रोडक्शन के रिलेटेड थी। मैंने आपका चैप्टर बस स्टार्ट करना था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑफ कोर्स हम आगे आने वाले यूनिट्स जो है, सॉरी यूनिट नहीं कहूंगा, आने वाले जो टॉपिक्स है उनको हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरी मेहनत ये जो मैं कर रहा हूँ अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लाइक कर देना। और जितना आपको पसंद आए, अगर आपको आता है ऑफ कोर्स पसंद, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।